2014 के चुनावी वादों में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई पर रोक और काला धन वापस लाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन प्रधानमंत्री महीनों तक चुप रहे। हर साल लाखों युवा परीक्षा की तैयारी करते रहे, लेकिन पेपर लीक होते रहे। जब जनता ने महसूस किया कि अच्छे दिन का वादा सिर्फ एक झूठ था, महंगाई, बेरोजगारी, जासूसी और कॉर्पोरेट राज, यही था मोदी सरकार का असली चेहरा। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, वह था भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मीडिया प्रोजेक्ट। मोदी ने 400 से अधिक चुनावी रैलियां की, सोशल मीडिया पर उनकी छवि बनाई गई मसीहा की तरह। पहली बार भारत में ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप चुनावी हथियार बने। जहां विपक्ष कमजोर पड़ा, वहीं बीजेपी IT सेल ने जनता के मन में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा गुंजा दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जैसे नारे पूरे देश में गूंजने लगे। फिर आता है दिन 16 मई 2014 का, भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन। बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर जीत दर्ज की। 30 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला, मोदी बने देश के 14वें प्रधानमंत्री। देश भर में खुशियों का माहौल था, जनता को भरोसा था कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई रुकेगी और रोजगार आएगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए, जैसे जन धन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया। पहली बार लगा कि सरकार सचमुच बदलाव की ओर बढ़ रही है। मीडिया ने इन योजनाओं को ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर सफल हुए? क्या गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वाकई कम हुआ? आइए समझते हैं मोदी सरकार के अच्छे दिनों की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। जहां एक साइड जनता उम्मीदों से भरी हुई थी, वहीं दूसरी ओर सत्ता और कॉर्पोरेट जगत के बीच गहरी साझेदारी हो चुकी थी। 2014 से 2016 के बीच ही अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। मोदी सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई, लेकिन छोटे किसान और मजदूर पहले जैसे ही संघर्ष में फंसे रहे। 2014 से ही एक और बदलाव आया, मीडिया का चेहरा। जहां मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना था, वही मीडिया धीरे धीरे सत्ता का प्रवक्ता बन गया। एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हर न्यूज चैनल पर मोदी की तारीफ, हर डिबेट में विपक्ष की आलोचना, जनता तक पहुंचाई जाने वाली खबरें अब एक तरफा होने लगी। यही से शुरू होती है मीडिया मोनोपोली की शुरुआत। 2014 के चुनावी वादों में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई पर रोक और काला धन वापस लाएंगे। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही थी। काला धन वापस लाने का वादा सिर्फ वादा बनकर रह गया। जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन सवाल उठाने वालों को देशद्रोही करार दिया जाने लगा। 2014 से 2016 तक जनता को भरोसा था कि अब बदलाव होगा, लेकिन बदलाव की जगह आई नई नई समस्याएं और आने वाले समय में सरकार के ऐसे फैसले हुए जिन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था, समाज और लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। यह था शुरुआत का दौर, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि 2016 में आया वो फैसला जिसने पूरे भारत को लाइन में खड़ा कर दिया। दिन आता है 8 नवंबर 2016, रात 8 बजे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज से मान्य नहीं होंगे। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। सरकार का दावा था ये फैसला काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की फंडिंग खत्म कर देगा। लेकिन यह फैसला जनता के लिए कैशलेस इंडिया का सपना नहीं, बल्कि कैशलेस जनता की सच्चाई बनकर रह गया। सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नकली नोट बंद हो जाएंगे और काला धन पकड़ा जाएगा। मीडिया ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा, लेकिन असलियत कुछ और थी। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों पर कोई असर नहीं पड़ा, वही छोटे दुकानदार, मजदूर और किसान बर्बाद हो गए। लोगों ने घंटों, दिनों और हफ्तों तक बैंकों और ATM की कतारों में खड़े रहकर अपने ही पैसे निकाले, लेकिन इन संघर्ष ने हजारों परिवार की खुशियां छीन ली। अनेक लोग इलाज न मिलने, समय पर पैसे न मिल पाने और तनाव की वजह से मौत के शिकार हो गए। सरकार ने कहा था नोटबंदी से काला धन आएगा,
लेकिन 2018 की आरबीआई रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लगभग 99% पुरानी करेंसी वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आई, यानी काला धन पकड़ा ही नहीं गया। नकली नोट का कारोबार भी खत्म नहीं हुआ और आतंकवाद की घटनाएं अभी भी जारी रही। तो सवाल उठता है, नोटबंदी किसके लिए थी? जनता के लिए या फिर डिजिटल पेमेंट कंपनियों और कुछ कॉरपोरेट घरानों के लिए? जब जनता लाइन में मर रही थी, मीडिया चैनल मोदी का मास्टर स्ट्रोक गा रहे थे। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि क्या वाकई काला धन खत्म हुआ? किसी ने यह नहीं पूछा कि छोटे व्यापारी, किसान और मजदूर क्यों बर्बाद हो रहे हैं। मीडिया की भूमिका यहाँ साफ दिखी। सरकार के फैसले की आलोचना करने की बजाय उनका प्रचार किया गया। नोटबंदी का सबसे बड़ा झटका छोटे व्यापारियों और किसानों पर पड़ा। नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लाखों छोटे उद्योग बंद हो गए। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। ग्रामीण भारत, जो पूरी तरह कैश लेन देन पर टिका हुआ था, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। यह था उस सपने का कड़वा सच जो कैशलेस इंडिया के नाम पर बेचा गया। हालांकि जनता की परेशानियां असल थी, लेकिन राजनीतिक रूप से मोदी सरकार ने इस फैसले को जनता के सामने ईमानदार लड़ाई के रूप में पेश किया। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, यानी नोटबंदी का असली फायदा जनता को नहीं बल्कि सत्ता को मिला। नोटबंदी, जिसे मोदी सरकार ने सबसे बड़ा हथियार बताया था, असल में देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए सबसे बड़ी चोट बन गई। लोगों ने अपनों को खोया, रोजगार गंवाए, व्यापार बंद हुए, लेकिन सत्ता ने इसे जीत का उत्सव बना दिया। 2016 का यह फैसला आने वाले समय की दिशा तय कर चुका था, क्योंकि इसके बाद सरकार ने मीडिया और जनता के बीच प्रोपेगेंडा का ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसने भारत की लोकतांत्रिक आवाज़ को धीरे धीरे दबा दिया। और इसी दौर की शुरुआत हुई 2017 से 2019 के बीच, जब मीडिया मोनोपोली और चुनाव मशीन ने मिलकर लोकतंत्र को बदल दिया। 2017 के बाद भारतीय राजनीति सिर्फ संसद या चुनाव मैदान में नहीं लड़ी गई, असल जंग लड़ी गई टीवी स्क्रीन पर और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। यहीं से शुरू हुई भारतीय लोकतंत्र की सबसे खतरनाक मशीन, यानी मीडिया मोनोपोली और चुनावी आईटी सेल। बीजेपी आईटी सेल, भारतीय राजनीति का वो हथियार जिसने अफवाहों और प्रोपेगेंडा को नया नाम दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हर गली, हर मोहल्ले में फेक मैसेज पहुंचाए गए। मुसलमानों को खलनायक बनाया गया, विपक्ष को देशद्रोही करार दिया गया और जनता असल मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से भटकती चली गई। जहां मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना था, वहां 2017 के बाद मीडिया का काम बन गया सत्ता के लिए सवाल बनाना। हर न्यूज़ चैनल ने अपनी स्क्रीन मोदी के नाम कर दी। हर डिबेट विपक्ष को चोर, निकम्मा या पाकिस्तानी एजेंट बताने लगी। पत्रकार जो सच बोलते उन पर केस, धमकी और ट्रोल आर्मी का हमला होता। यही था गोदी मीडिया युग की शुरुआत। फिर आता है फरवरी 2019, चुनाव से ठीक पहले पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का ऐसा माहौल बना कि असली सवाल पीछे छूट गए। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव से पहले सरकार को ऐसा नैरेटिव मिला जिसने जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और राफेल जैसे घोटालों से हटा दिया। 2019 चुनाव से पहले विपक्ष ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया, यानी चौकीदार चोर है का नारा गूंजा, लेकिन मीडिया ने इस पूरे घोटाले को दबा दिया। जनता तक सिर्फ मोदी ने देश को मजबूत किया का संदेश पहुंचाया गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, वो बन चुकी थी एक चुनावी मशीन। सबसे बड़ा फंड, सबसे बड़ी सोशल मीडिया आर्मी और मीडिया का पूरा साथ। विपक्ष की आवाज़ दब गई। चुनावी मैदान एक तरफा हो चुका था, क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र था और दूसरी तरफ पूरा साम्राज्य। फिर दिन आता है 23 मई 2019 का। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर और भी बड़ी जीत दर्ज की। मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थे, यह जीत थी उस प्रोपेगेंडा मशीन की जिसने लोकतंत्र को मोड़कर सत्ता के पक्ष में कर दिया। अब मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वे बन चुके थे भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड। 2017 से 2019 तक का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे निर्णायक साबित हुआ। फिर दिन आता है 5 अगस्त 2019 का। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा। मीडिया ने इसे मोदी की सबसे बड़ी जीत बताया, लेकिन असल में कश्मीर को महीनों तक लॉकडाउन में रखा गया। इंटरनेट बंद, नेताओं को नज़रबंद और आवाज़ें दबा दी गई। इसके बाद आया CAA और NRC का विवाद। पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कानून बना। सरकार ने कहा यह सिर्फ पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन जनता ने इसे संविधान और सेक्युलर भारत के खिलाफ माना। दिल्ली के शाहीन बाग में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग महीनों तक ठंड में धरने पर बैठे। यह विरोध सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं था, यह भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई थी। मीडिया ने इसे देशद्रोही आंदोलन बताया,
लेकिन दुनिया ने इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा। फिर आता है मार्च 2020, कोविड-19 महामारी। मोदी सरकार ने बिना तैयारी के अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। देश भर के बाहर रहने वाले मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। सड़क पर भूख और प्यास से बच्चे तड़पते रहे, लाखों लोग बेरोजगार हुए। फिर 2021 की दूसरी लहर आई, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दवाइयाँ नहीं, शमशान घाट पर लाशों की लाइनें। लेकिन सरकार ने कहा सब नियंत्रण में है। कोविड महामारी के बीच मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए। सरकार का दावा था इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन असल में ये कानून कॉरपोरेट के हित में थे। लाखों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन किया और सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी कहकर संबोधित किया। आखिरकार जनता के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। 2019 से 2021 का समय सिर्फ विवादों और विरोध का नहीं था। यह वो दौर था जब असहमति की आवाज़ को देशद्रोह कहकर दबा दिया गया। पत्रकार, छात्र, कार्यकर्ता जो भी सरकार के खिलाफ बोला, जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र की आत्मा आवाज़ उठाना अपराध बना दी गई। 2019 से 2021 ये साल जनता की उम्मीदों और लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन साबित हुए। धारा 370, CAA, दिल्ली दंगे, कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलन। हर बार सरकार ने सत्ता के लिए जनता को दबाया, लेकिन जनता चुप नहीं रही। यही था वो मोड़ जब मोदी सरकार का जादू टूटने लगा। अब शुरू हुआ वो दौर जब महंगाई, बेरोजगारी और कॉरपोरेट राज ने जनता को और भी निराश कर दिया। मोदी सरकार ने वादा किया था महंगाई रोकी जाएगी, लेकिन 2021 से 2023 के बीच महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़े। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। रसोई गैस आम परिवार की जेब पर बोझ बन गई। सब्जियों से लेकर दाल तक हर चीज़ महंगी हो गई। सरकार और मीडिया चुप रहे, लेकिन जनता की थाली खाली होने लगी। 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन 2022 तक भारत पहुंचा पिछले 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर पर। लाखों युवा डिग्री लेकर घर बैठे रहे। रेलवे और सरकारी नौकरियों की भर्ती अटकी रही। नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और सरकार ने कहा स्टार्टअप की शुरुआत करो। 2021 में सामने आया पेगासस कांड। खुलासा हुआ कि सरकार ने पत्रकारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की फ़ोन पर जासूसी की। लोकतंत्र की बुनियाद, निजता और आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय संसद में हंगामा करवाया और मामला दबा दिया गया। 2021 के बाद सरकार ने लोकतंत्र के हर स्तंभ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो नेता सरकार से सवाल पूछता उस पर CBI और ED का शिकंजा कस दिया जाता। जो मीडिया सच दिखा था उस पर IT की रेड डाल दी जाती। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, संसद सब सत्ता के रंग में रंगने लगे। लोकतंत्र धीरे धीरे इवेंट मैनेजमेंट में बदल गया। मोदी सरकार के 8 साल में सबसे तेज अगर कोई बढ़ा तो वो थे अडानी और अंबानी। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, कोयला से लेकर बिजली, हर जगह अडानी का राज। जनता के टैक्स और संसाधनों का फायदा चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को मिला। वही किसानों और मजदूरों की हालत बदतर होती चली गई। 2022 में BBC ने मोदी और गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई। सरकार ने तुरंत इसे भारत में बैन कर दिया गया। यानी असलियत छिपाने के लिए सेंसरशिप का नया अध्याय शुरू हो चुका था। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी दबाव बनाया गया। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म बन चुका था। 2021 से 2023 वो दौर था जब जनता ने महसूस किया कि अच्छे दिन का वादा सिर्फ एक झूठ था। महंगाई, बेरोजगारी, जासूसी और कॉरपोरेट राज, यही था मोदी सरकार का असली चेहरा। और यही समय था जब जनता ने कहना शुरू किया अब बदलाव ज़रूरी है। अब देश बढ़ रहा था उस ओर जहां 2024-2025 में मोदी सरकार का जादू टूटना तय था। 2014 में जो लहर अच्छे दिन के नाम पर चली वह 2023 तक आकर टूट गई। जनता का भरोसा टूटा, युवाओं का गुस्सा फूटा और विपक्ष ने ताकत पाना शुरू कर दिया। यही था मोदी सरकार के पतन की शुरुआत। 2023 में पहली बार विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी को सीधे चुनौती दी। कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और समाजवादी ताकतें मिलकर बना इंडिया गठबंधन। यह गठबंधन मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को चुनौती देने लगा। जनता ने महसूस किया विपक्ष बिखरा नहीं बल्कि साथ आ रहा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत कमजोर विपक्ष अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन प्रधानमंत्री महीनों तक चुप रहे। जब आवाज़ उठी तो सिर्फ बयानबाजी हुई, ठोस कदम नहीं उठाया गया। यानी जनता ने देख लिया मोदी सरकार सिर्फ सत्ता बचाने में व्यस्त है। जहां पहले मोदी के भाषण सुनने लाखों लोग आते थे, अब आधे खाली मैदान दिखाई देने लगे। जनता अब सवाल पूछ रही थी, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है 15 लाख का वादा और कहाँ है अच्छे दिन।
10 साल तक देश पर राज करने के बाद 2024 का चुनाव मोदी सरकार के लिए एक बुरे सपने जैसे रहा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो रही, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर। बीजेपी ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। 2014 से 2025 ये गाथा थी एक सरकार की जो जनता के भरोसे से उठी, लेकिन उसी जनता के गुस्से से गिर गई। जहाँ सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, अंत में फैसला जनता का ही होता है। थैंक यू।